फिल्म जैसे ही शुरू हुआ तो हमें स्टेज पर एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर को दिखाया गया जिसका नाम वैलेरी था। उसकी बातों से सबको एक उम्मीद मिलती रहती है, लेकिन यह बात कोई नहीं जानता कि वो इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रही है। दरअसल हर रात उसे बहुत ही खतरनाक डरावने ख्वाब आते हैं, जैसे कोई उसे डुबाने के लिए पानी के अंदर खींचे जा रहा हो। इन सब की वजह उसे आज तक समझ नहीं आती थी। खैर, इसके बाद हमें वैलेरी की फैमिली के बारे में पता चलता है कि वैलेरी की मॉम सालों पहले ही मर चुकी है। अभी उसके डैड के बारे में उसे कुछ पता नहीं था और रूबी नाम का शख्स जो कि उसका हस्बैंड है, जो वो वैलेरी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, आज उसके गांव से एक लेटर आया हुआ था जिसे देखते ही उसका मूड काफी उदास हो गया। उसने अपने दोस्त से मिलने का फैसला तो किया, पर इससे भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो काफी दिनों से अपने अंदर एक अजीब सी बदलाव नोटिस कर पा रही थी, जैसा कि उसके सर में अब बहुत से ज्यादा ही खारिश होने लग गई थी। इस टाइम वो अपने सर में रहने वाले खारिश को कम करने वाले मेडिसिन के साथ बर्थ कंट्रोल पिल भी लेती हुई दिखाई देती है। लेकिन आज मेडिसिन लेने के बाद भी जब उसकी खारिश कम नहीं हुए तो वो परेशानी के साथ इंटरनेट पर अपने उस खारिश के बारे में सर्च करने लग गई थी और उसे जो रिजल्ट्स नजर आए उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो इतना डर गई थी कि उसने अपना लैपटॉप को बंद करके वहाँ से हट गई। अब वैलेरी के साथ एक और अजीब चीज हुई। उसके घर में बहुत सारी चींटियां आने लग गई थीं। ये आखिर कहाँ से आई थीं और कहाँ जा रही थीं, इसके बारे में वैलेरी को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इन चींटियों का पीछा करते करते वैलेरी को चींटियों का एक पूरा बना हुआ घर नजर आता है। उसने झांक कर जब अंदर देखा तो अंदर बहुत सारी चींटियां थीं, जिन्हें देखकर वो डर गई। खैर, आगे हमें दिखाया गया कि अगले दिन वैलेरी को एक इंटरनेशनल टूर के लिए जाना था, जिसके लिए उसे बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली थी। उसने जब अपने डॉक्यूमेंट्स देखा तो उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। शायद वो उसके मॉम के पास था, जिसके लिए वो अपनी आंटी के पास गई। असल में उसने अपने आंटी से अपने बर्थ के बारे में पूछना था, जो उसकी मॉम उसके लिए छोड़ कर गई थी। लेकिन वो यहाँ पर अपनी मॉम की काफी बातें करने लग गई। वो अपने मॉम को बहुत ज्यादा याद करती थी। उसकी आंटी ने उसे एक लॉकर का एड्रेस बताया जहाँ पर वो बॉक्स को रखा गया था। उस गोदाम में जब वैलेरी गई तो यहाँ आकर वैलेरी और उसकी आंटी ने देखा कि वो बॉक्स तो यहाँ से गायब हो चुका था। जब दोनों परेशान हो गए तब वैलेरी की आंटी ने कहा कि शायद तुम्हारे डैड यहाँ आए हों और यह भी हो सकता है कि वो उस बॉक्स को लेकर चले गए हों। यहीं पर यह सब कुछ छोड़ खाड़ कर घर आ जाती है। लेकिन आज रात भी उसके सर में इतनी खारिश हो रही थी कि वो पागलों की तरह अपने दोनों हाथों से अपने सर को खुजा रही थी और उसके पास बैठे उसके हस्बैंड को भी उसकी यह हरकतें बहुत ही अजीब लगने लग गई थी। वैलेरी को अपने इस बीमारी के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि उसकी इस बीमारी के बारे में डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही थी। तब उसे लगा कि शायद उसे ये एक जेनेटिक इशू है, उसकी मॉम को भी ऐसा होता होगा और अब उसे हो गया है। फिलहाल उसे अपने उस इंटरनेशनल टूर के ऊपर फोकस करना था, इसीलिए उसने अपने डैड से मिलने का फैसला किया। जाने से पहले उसने अपने सर पर एक कैप पहन ली ताकि वह लोगों के सामने अपने सर पर खारिश न करे। वैलेरी गांव में आकर अपने डैड से मिलती है, जो पहले एक सोल्जर हुआ करते थे लेकिन अब एक मॉन्क बन चुके थे। वैलेरी ने उनसे पूछने लगी कि क्या आप उस बॉक्स के बारे में जानते हैं जो मॉम ने मेरे लिए छोड़कर गई थी। अजीब तरह से उसके डैड ने उसे कहा कि नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। कि तभी वैलेरी की नजर उसके डैड के कमरे में अजीब तरह के एक पेंटिंग पर गई। वैलेरी अपने डैड से उस पेंटिंग के बारे में जब पूछती है तो उसके डैड ने उसे एक सांची नाम की एक एंटिटी की कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। दरअसल सांची नाम के एक पैरासाइट था जो इंसानों के साथ रहता था और उनकी स्पिरिचुअल पावर से उन्हें फीड करता था। सांची जिस इंसान के ऊपर अगर कब्जा कर ले तो वो उस इंसान के ऊपर तब तक रहता है जब तक वो उसे पूरी तरह से खत्म न कर दे। खैर, वैलेरी तो यहाँ पर इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए तो नहीं आई हुई थी। वो यहाँ से जाने से पहले वो अपने डैड की चाबी चुरा लेती है और बगैर उनके इजाजत के उनके ही लॉकर में चली जाती है। वहाँ पर उसे वो बॉक्स तो नहीं मिला जो उसके लिए उसकी मॉम ने छोड़ा था, लेकिन उसकी बर्थ सर्टिफिकेट जरूर मिल गया था, जिसे लेकर वो यहाँ से जाने लग गई थी कि तभी उसे गोदाम से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाजें आने लग गई थीं और साथ ही उसे ऐसा फील होने लग गया था जैसे वो बच्चा पानी में डूब रहा हो। उस आवाज का पीछा करते करते वो एक स्टोर रूम में पहुंच चुकी थी। उस रूम के अंदर बहुत सारी बग नाम की कीड़े भी जा रहे थे। जब वो उसे देखने की कोशिश की तो उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे पीछे से बहुत सारी बुरी सोल्स उसे पकड़ने वाली हैं। उसने अपने कंधे पर बहुत सारे हाथ को फील करने लग गई। इससे पहले कि वो चिल्ला देती, जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वो यहाँ का गार्ड था, यानी उसे यहाँ पर बस हेल्यूसिनेशंस हुए थे। वैलेरी अपने घर आकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। आज जो उसके साथ हुआ वो पहले कभी भी नहीं हुआ था। खैर, वो अपने डैड के लॉकर से जो सामान लेकर आई थी वो उसे देखने लग गई। इसमें उसकी फैमिली की पुरानी पिक्चर्स थीं, उसके डैड के साथ उसकी मॉम की भी उस टाइम के जब उसके डैड यंग मैन एक सोल्जर हुआ करते थे और उसकी मॉम एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। यह सब देखते हुए वैलेरी को यह एहसास हुआ कि उसे आज तक मालूम ही नहीं कि उसकी मॉम की मौत आखिर हुई कैसे थी। इन्हीं पिक्चर्स में वैलेरी अपने मॉम के हाथ में ठीक ऐसा ही एक निशान को नोटिस करती है जो उसने अपनी एलर्जी को इंटरनेट पर सर्च करते हुए देखा था और उसे यहाँ पर यह तो कंफर्म हो गया था कि आज कल उसे जो बीमारी है उसकी मॉम को भी थी और इसका सिम्टम्स उसके मॉम का ही है।
है। वैलेरी की इस बीमारी ने उसे बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा भी बना दिया था, यहाँ तक कि वो अपने हस्बैंड रूबी से भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी। वो हर बात पर चिढ़ जाती थी। इसीलिए वो यह फैसला किया कि आज रात वो अपने सर किसी कीमत पर नहीं खुजाएगी। इसीलिए वो अपने हाथों पर ग्लव्स पहनकर अपने हाथों को बांधकर सो जाती है और सुबह उसकी आंख बहुत ही बुरी तरह एक झटके के साथ खुलती है। उसने देखा कि उसके हाथों में बंधा हुआ ग्लव्स नहीं थे और उसने अपने सर को खुजा खुजा कर अपने स्कैल्प को इतना ज्यादा जख्मी कर ली थी कि उसमें से बहुत ज्यादा खून निकलने लग गया था। यह देखने के बाद तो उसके रूह कांप उठे। वो अपनी मॉम की उसी पिक्चर को लेकर अपने आंटी के पास जाती है जिसमें उनकी एलर्जी दिखाई दे रही थी। उसे देखकर आंटी एकदम से उदास हो जाती है और वो वैलेरी को बताती है कि तुम्हारी मॉम पर शायद कोई बुरी श्राप लगा हुआ था जिसकी वजह से वो मर गई। मैंने उसे बचाने की लाख कोशिश की लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वैलेरी ने सवाल की कि डैड ने इन सब के बारे में क्या किया। उन्होंने उसे उसके डैड के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि तुम अपने डैड से दूर रहना। कुछ देर के बाद वैलेरी को एक फोटो शूट के लिए जाना था जहाँ पर हैवी लाइट्स में अपने साए के साथ वो देखती है कि उसके साए के साथ कोई और भी खड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर गई थी। लेकिन यहाँ पर वो किसी को भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस होने नहीं दिया। वो अपने घर आकर अपने सर को जोर जोर से खुजाने लग गई थी। उसने इतने ज्यादा मात्रा में खारिश की कि खून निकल आया और इस खून को रूबी ने भी नोटिस कर लिया था। उसने यहाँ रूबी से झूठ बोल दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैलेरी इस झूठ को लेकर कोई बहाना तो बना लेती है, लेकिन जैसे ही उस मेडिसिन वाली दराज को खोलती है तो यहाँ पर उसके हस्बैंड को उसके बर्थ कंट्रोल पिल दिख जाते हैं, जिसे देखते ही उसके और रूबी के बीच में लड़ाई होना शुरू हो चुकी थी। वैलेरी भी गुस्से में थी। वो तो बस अपने आप से झुंझ रही थी। ऐसे में वो रूबी से कह दिया कि ठीक है, तुम मुझसे दूर ही रहो, और इस तरह उनके रिश्ते में दरार आना शुरू हो गया था। वैलेरी अब अकेले अपने रूम में रह रही थी। उसने अब सोच ली थी कि अब वो हर रात अपने सर को नहीं खुजाएगी। इसीलिए वो रात में अपने हाथ को बांध कर सो गई। लेकिन जब उसकी नींद अचानक से खुला तो काफी परेशान हो गई, क्योंकि उसके हाथ खुल चुके थे और उसने आज भी अपने स्कैल्प से खून निकाल लिया था। वो अब यहाँ पर सारी बात समझ चुकी थी कि जो उसके साथ ऐसा हो रहा है उसमें कोई दूसरी एंटिटी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो खुद अपने हाथ को नहीं खोल सकती थी। यह तो कंफर्म हो चुका था कि रात में कोई दूसरा था जो उसका हाथ को खोला था। उठने के बाद वैलेरी अपने घर में फिर से बहुत सारे चींटियों को नोटिस करती है। वो परेशान हो जाती है और इन चींटियों का पीछा करते करते उनके घर तक पहुंच जाती है। वो बस देखना चाहती थी कि आखिर ये चींटियां करती क्या हैं। इसीलिए वो अपनी घर की दीवार को तोड़ने लग जाती है और तभी उसके घर पर नोक हो जाता है। बाहर देखने को मिला कि उसके डैड आए हुए थे। उसके डैड वैलेरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने कहा कि तुम मेरी कॉल नहीं उठा रही थी तो परेशानी में मैं बस यहीं पर चला आया। दरअसल वो इस टाइम वैलेरी को कुछ बताना चाहते थे। वो बात को आगे बढ़ाते हुए वैलेरी से कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम एक बहुत ही अच्छी इंसान हुआ करती थी और आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई थी। आज से सालों पहले मैं एक सोल्जर हुआ करता था और मैं अपने एक दुश्मन फौजी को मारा था। वो एक लड़की थी। पता नहीं उसके अंदर क्या ताकत थी जो उसके मरने के बाद मेरे साथ मेरे अंदर आ गई और मेरी वजह से वो तुम्हारी मॉम के साथ जुड़ गई। और बाद में मुझे पता चला कि वो एक सांची है। और जब मुझे यह बात मालूम हुई तब मैंने तुम्हारी मॉम की उस सांची पैरासाइट से जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। जिसके बाद तुम पैदा हो गई और फिर वो सांची पैरासाइट तुम्हारे अंदर आ गया। और मैं जानता हूँ कि आजकल तुम्हारे साथ बहुत ही अजीब अजीब तरह के वाक्य हो रहे हैं, जो उन सब के पीछे वो सांची ही है। वैलेरी के डैड यह जानते थे कि इस सारी बातें जानने के बाद वैलेरी बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगी, इसलिए वो उसकी चाय में नींद की गोलियां मिलाकर लाए थे, जिसकी वजह से वैलेरी वहीं पर सो गई। उठने पर उसे वो सारी बात याद आ गई और वो फौरन अपने मॉम के मौत के बारे में सर्च करने लग गई थी। उसे अपने ही घर में बहुत सारी अखबार की कटिंग के साथ कुछ चीजें मिलती हैं, जिसमें यह साफ लिखा हुआ था कि उसके डैड ने ही असल में उसकी मॉम का मर्डर किया हुआ था। यह सुनकर वो टूट गई कि तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वैलेरी अपनी घर की खिड़कियां बंद करने के लिए जब ऊपर जाती है तब उसे खिड़की के बाहर अपनी मॉम की परछाई नजर आती है। उसे वो दिन सब कुछ नजर आने लग जाता है जिस दिन उसकी मॉम की मौत हुई थी। उसने देखा कि उसकी मॉम दर्द से तड़प रही थी और उसके डैड उसे जबरदस्ती पानी में डूबो रहे थे और ऐसे ही उसकी मॉम की मौत हुई थी। अब जैसे ही वैलेरी के सामने अपने डैड का ये घिनौना चेहरा नजर आया तो वो फौरन अपने मॉम का बदला लेने के लिए अपने डैड के पास पहुंच जाती है। उनके घर जाकर वो उनके एक एक सामान को बिखेर देती है और अपने डैड से पूछने लग जाती है कि आखिर क्यों मारा मेरी मॉम को। उसके डैड कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे मॉम को नहीं मारा, मैं तो उन्हें उस सांची से बचा रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मैं उसके आगे हारता चला गया। तुम्हारी मॉम उस सांची से लड़ते लड़ते मर गई ना कि मैंने उन्हें मारा। लेकिन वैलेरी को अपने डैड की बातों पर अब यकीन नहीं था। उसके डैड ने उसे बताया कि असल में तुम्हारी मॉम इस सांची एंटिटी से तुम्हें ही बचाना चाहती थी और इसी चक्कर में तुम्हारी मॉम अपनी जान खुद ही ले ली थी, लेकिन मरने के बाद भी वो अपने मकसद में नाकाम हो चुकी थी। वो तुम्हें उस सांची से नहीं बचा सकी और अब वो सांची तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जान बचाने के लिए उस सांची का खत्म होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ ये बातें वैलेरी को डराने लग गई थी। वो अपने डैड को यहीं छोड़कर वापस अपने घर चली आती है। अगले दिन उसका सेमिनार भी था। उसकी लाइफ
का सबसे बड़ा सेमिनार, एक इंटरनेशनल टूर। वो नहीं चाहती थी कि सबके सामने उसका मजाक बने, वो सबके सामने अपने सर को खुजाए, इसीलिए उसने अपने सर पर एक कैप को पहन ली थी और शो शुरू हो गया। यहाँ इस सेमिनार में बहुत सारे लोग आए हुए थे और रेटिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने स्टेज पर एक लड़की को बुलाया और अपनी स्पीच शुरू कर दी। उसने लड़की को शीशे के आगे खड़ा करके लोगों से कहने लगी कि जब तुम अपने अंदर असल को नहीं पहचानोगे तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कि तभी अचानक से वो अपने बालों को खुजाने लग जाती है। इस टाइम उस शीशे में उस लड़की के परछाई के साथ एक और परछाई दिखाई दे पड़ती है। इस खतरनाक परछाई को देखकर वो डर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ये सांची ही है। आज उसे देखने के बाद उसकी सच्चाई जानकर वो बहुत ही ज्यादा खौफ में आ चुकी थी, यहाँ तक कि वो नीचे गिर गई और तड़पने लग गई और अपना सिर जोर जोर से खुजाने लगी। और सभी लोग उसकी ऐसी हालत को देखकर पागल से हो गए। वैलेरी अब और भी अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए वो स्टेज छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। घर आने के बाद भी वो लगातार अपने सर को खुजाती जा रही थी। उसने अपने सर में इतनी खारिश की कि उसके सर में एक सुराख हो गया, जिसके अंदर उसने अपनी उंगली को ही डाल दी। उसकी उंगली उसके ब्रेन से टच हो जाने की वजह से उसका ब्रेन ही डैमेज हो गया और उसको सब कुछ समझ आना ही बंद हो गया और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। अच्छी बात तो यह था कि उस टाइम घर पर रूबी मौजूद था, जो वो उसकी ऐसी खराब हालात को देखते हुए उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से वैलेरी की जान तो बच गई, लेकिन अभी वैलेरी के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी। वो सांची दरअसल अभी भी वैलेरी के साथ ही था, जिसे हॉस्पिटल के डार्क एनवायरनमेंट में पहली दफा एकदम क्लियर दिखाया जाता है। वो उस टाइम वैलेरी के ऊपर चढ़ा हुआ था, उसे तंग किए जा रहा था, लेकिन इस टाइम वैलेरी उससे डर नहीं रही थी, यहाँ तक कि वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रही थी। वो वैलेरी के सिर में अपने हाथ से मार रहा था और वजह भी यही थी कि उसके सर में इतना ज्यादा मात्रा में खारिश हुए जा रही थी। लेकिन वैलेरी ने अभी भी अपने सर में खारिश नहीं की, क्योंकि अब वो जान गई है कि आखिर सच्चाई क्या है। वो अब उससे डरती नहीं, वो उसका मुकाबला करना चाहती थी। जैसे ही वैलेरी ने अपने डर का सामना करना शुरू किया तो उसकी हालत पहले से बेहतर होने लग गई थी। सांची का कंट्रोल उसके ऊपर से कुछ कम होने लग गया था और उसकी बेहतर हालात का कुछ क्रेडिट रूबी को भी जाता है, जो वो उसका आजकल बहुत ज्यादा ही ख्याल रख रहा था। वो हमेशा वैलेरी को उसके सर पर हाथ लगाने से मना कर रहा था, क्योंकि सर पर हाथ लगाने की वजह से उसकी बॉडी के काफी हिस्से पैरालाइज्ड हो चुके थे, यहाँ तक कि उसके पैर भी, और अब उसे चलने में काफी मुश्किल होती थी। वो नए तरीके से चलना सीख रही थी। अब सोते हुए वैलेरी अपने सर में खारिश न कर दे, इसलिए रूबी ने उसका हाथ बांध देता है। लेकिन जब वो सुबह उठा तो वो देखा कि उसके हाथ खुले हुए थे। वैलेरी ने अपने सर में खारिश भी की हुई थी। उसके पास एक सीजर भी थी, जिसे देखकर रूबी को लगा कि उसने अपने हाथ खुद ही काटे हैं। उसे गुस्सा आ गया यह देखकर कि वैलेरी ठीक होना नहीं चाहती और वो फालतू में ही उसके ऊपर इतनी मेहनत किए जा रहा है। वैलेरी ने उसे समझाने की कोशिश की, यह सब उसने नहीं, ये सब सांची ने किया है, लेकिन वो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। रूबी अब गुस्से में उसे छोड़ गया था। यहाँ पर वैलेरी बिल्कुल अब पूरी तरह से अकेले पड़ गई थी। वो हार रही थी, उसे किसी की सहारे की जरूरत थी, इसीलिए वो अपनी ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने लग जाती है, जिससे उसे काफी सहारा मिलने लगता है। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो उस एंटिटी से खुद लड़ेगी ताकि ये सारे मामले हल हो जाए। बाद में उसने रूबी को नींद की दवाई देकर सुला दिया और फिर वो अपने एक रूम में आ गई, जहाँ पर बहुत सारे मिरर लगे हुए थे। यहाँ पर वो जोर जोर से चिल्लाने लग गई, पूछने लग गई कि बताओ तुम कौन हो, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, मेरे सामने आओ। काफी देर तक तो कोई नहीं आया, बहुत ही सन्नाटा हो गया था, लेकिन तभी उसके पीछे लगा मिरर में से एक बहुत ही डरावना आदमी निकलकर उसके ऊपर चढ़ गया। दरअसल ये हाथ असल में सांची का ही था, जो एंटिटी अब फाइनली उसके सामने आ चुकी थी। वो सामने आकर अपने डरावनी आवाज में वैलेरी से कहने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढने वाला। उसने वैलेरी को पकड़ लिया था और उसके गर्दन पर चाकू रख दिया था। वैलेरी भी खौफ के मारे डर कर जोर से चीख मारी, जिसकी वजह से रूबी को भी होश आ गया था। उसने देखा कि वो तो बेड से बंधा हुआ था। वो अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहा। वो वैलेरी को आवाज लगाने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें वैलेरी को दिखाया जाता है, जो अब वो अपने हाथ को काटने की तैयारी में लग चुकी थी, ताकि वो कभी भी अपने सर को खुजा ही ना पाए। उसने अपने हाथ पर एक मार्क बनाया और उसे एक ग्राइंडर के नीचे रख दिया। लेकिन आखिर कोई भी इंसान इतना दुख कैसे पहुंचा सकता था। वो कई बार कोशिश करने के बाद भी अपने हाथ को नहीं काट पाई थी, लेकिन इस बार वो काफी हिम्मत करती है और फिर मशीन के सामने आकर मशीन के नीचे अपना हाथ रखकर एकदम से उस ग्राइंडर को चलाकर अपने हाथ को ही काट देती है। उसके हाथ का खून निकलकर उसके मुंह पर गिर जाता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा मात्रा में दर्द हुआ था। खून भी ज्यादा ही निकलता जा रहा था। वो उसे बांध बांध कर खून को रोकने की कोशिश की। खून को रोक लेने के बाद वो अपने मुंह पर लगा हुआ खून को साफ किया और फैसला की कि वो अब अपने दूसरे हाथ को भी काट डालेगी। वैलेरी अभी यह करने ही जा रही थी कि तभी अचानक से उसके पीछे सांची आ गया, जिसने उसे पीछे से पकड़ लिया। और उस बार भी वैलेरी उसके ऐसा करने से भी नहीं डरी। सांची यानी एंटिटी ने उसे डराने के लिए कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारे बदन के सारे खून को पी जाऊंगा। वैलेरी उसे बातों में लगाए रखती है और अचानक से उसका हाथ को ही उसी ग्राइंडर के नीचे रख देती है और उसके हाथ को ही काट देती है। उसकी चिल्लाने की आवाज को सुनकर रूबी भी अब परेशान होता जा रहा था, लेकिन अब वैलेरी अब पूरी तरह से सांची से लड़ने के मूड में आ चुकी थी। उसके हाथ को काटने के बाद उसने उस मशीन को उठा ली और उससे सांची एंटिटी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया।
उसे तो बस ऐसा ही लग रहा था कि ऐसा करने पर सांची मर जाएगा, लेकिन उसकी ऐसी सोच बिल्कुल गलत था। सांची के जितने हिस्से को काटी थी वो रिजनरेट होने लग जाते हैं, यानी दोबारा से पैदा होने लग गए। और अब वैलेरी जब यह सब देखती है तो सच में उसे डर लगने लग जाता है और वो अब यहाँ से भागने की फिराक में हो जाती है। वो उससे बचने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश कर ही रही थी कि सांची उसके ऊपर कूद गया और उसने कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जवाब में वैलेरी भी उससे कहा कि अब कोई बचेगा भी नहीं। ये कहते हुए वो अपने आप को घसीटते घसीटते पानी के अंदर लेकर चली गई और उसने पानी के अंदर जंप कर दिया। वैलेरी के पानी के अंदर कूदते ही उसके साथ सांची भी पानी के अंदर कूद जाता है, लेकिन पानी उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। वो पानी के अंदर तड़पने लग जाता है और वैलेरी उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं पर रोकने की कोशिश करने लग गई। और आज उसे समझ में आया कि क्यों उसकी मॉम उस दिन पानी में कूदी थी। दरअसल वो उसी सांची को मारने के लिए कूदी थी और उसके मॉम के मर्डर में उसके डैड का कोई कसूर नहीं था। उसकी मॉम की मौत इसी सांची की वजह से ही हुई थी। यहाँ पर दिखाया जाता है कि रूबी किसी तरह अपने आप को बेड से छुड़वाकर बाहर निकलता है तो वैलेरी को पानी में डूबता हुआ पाता है और जल्दी से पानी में जंप करते हुए उसे बाहर निकाल लेता है। बाहर निकलते हुए हम उसके हाथ में एक छोटे से काले बच्चे को देख पा रहे थे। दरअसल ये सांची एंटिटी का एक छोटा वेरिएंट था, मतलब कि सांची अब कमजोर के हालत में आ चुका था और कुछ देर पानी में रखने पर ही वो उसी पानी में हल होकर खत्म हो जाता है। इस मजेदार और डरा देने वाली कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें वैलेरी को दिखाया जाता है जिसके पास एक बेबी भी था। दिखाया गया कि उसका कटा हुआ हाथ को जोड़ दिया गया था और वो अपने बेबी के साथ काफी खुश नजर आ रही थी। जब वो अपने बेबी को खिला रही थी तो उसके बेटे के चेहरे पर एक छोटे से बग यानी वही कीड़े को दिखाया जाता है, जो हमारे लिए एक सवाल यह छोड़ जाता है कि क्या सच में सांची का नामो निशान मिटा भी है, वो खत्म हुआ भी है, या ये बच्चा ही सांची है और बस यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर